राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, ये लो खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते, और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ, एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ, देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है। भाई मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहाँ से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहाँ राजेश के पास पैसे न होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है, हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुँचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुँचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब?
ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है। ममता के पति की मौत हो गई थी। अब वो अपनी बूढ़ी सास और 5 महीने की बेटी रोशनी के साथ नीलगंज गांव में जंगल के पास बनी अपनी झोपड़ी में रहती थी। पति की मौत के बाद वो जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करके थोड़े से पैसे कमाती थी, लेकिन उसकी सास वो सब पैसे खुद रख लेती। एक रोज रोशनी भूख से तड़पते हुए रो रही थी। ये देख ममता ने अपनी सास कुंती से कहा, माँ जी देखिए ना, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, इसके लिए दूध लाना है, मेरी बेटी भूखी है। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है। तू और तेरी मनहूस बेटी भूख से तड़प तड़प कर मर जाए मेरी बला से। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? ठीक ही कह रही हूँ मैं। कल मुही जब तू ब्याह कर आई तो मैं विधवा हो गई, और जब तेरी ये मनहूस बेटी पैदा हुई तो मेरा जवान बेटा करंट लगने से मर गया। मेरा तो मन करता है तुम दोनों को भी जलाकर मार डालूं। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तू, मैं तुझे बताती हूँ अभी। इतना बोलकर कुंती देवी ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और ममता की ओर फेंक दी। ममता की साड़ी में आग लग गई, मगर इत्तेफाक से कुंती की साड़ी ने भी झट से वो आग पकड़ ली। तभी बाहर खड़ी गाय रज्जो भागते हुए अंदर आई। उस गाय ने बच्ची को अपने मुंह से उठाकर बाहर रख दिया। उसने पानी से भरी बाल्टी उठाई
और उन दोनों के ऊपर गिरा दी। आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों की मौत हो चुकी थी। रज्जो ममता के माँ बाबा की गाय थी, जिसे ममता अपने माँ बाबा की मौत के बाद अपने पास ही ले आई थी। पहले तो रज्जो दूध देती थी, लेकिन फिर बूढ़ी होने के कारण उसने दूध देना बंद कर दिया था, इसलिए वो कुंती देवी को भी खटकती थी। ममता की मौत का उसे गहरा सदमा लगा और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस रोज सारा दिन रोशनी भूख से तड़पती रही। उनकी झोपड़ी गांव से दूर होने के कारण गांव वालों की आवाज उन तक नहीं पहुंची। लेकिन अगले दिन एक चमत्कार हुआ। ममता एक गाय के रूप में प्रकट हुई, जिसका मुंह तो गाय जैसा था, लेकिन शरीर इंसानों जैसा। तू घबरा मत मेरी बच्ची, अब मैं तेरे पास वापस आ गई हूँ। रज्जो ने ऊपर वाले से उसके बचे हुए शेष प्राण मुझे देने की प्रार्थना की, जिससे मैं फिर से जिंदा हो गई। मेरा शरीर तो इंसानों का है, लेकिन मुंह गाय जैसा। अब वो गाय के रूप में ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब रोशनी 12 साल की हो गई। एक दिन वो रोते हुए घर आई। क्या हुआ रोशनी बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ, मैं पास वाले गांव के बच्चों के साथ जब खेलने जाती हूँ तो वो सब मुझे चिढ़ाते हैं। कहते हैं बता तो तू किसके साथ रहती है? मैंने बोला गाय माँ के साथ, तो सब मुझ पर जोर जोर से हंसने लगे। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। माँ, पहले तो तुम्हारा सिर्फ मुंह ही गाय का था, लेकिन अब तो तुम्हारा सारा का सारा शरीर गाय का बन गया है। बेटी, जब तक तू छोटी थी तब तक के लिए भगवान ने मुझे इंसानों जैसा शरीर दिया ताकि मैं तेरी देखभाल कर सकूं। लेकिन अब तू बड़ी हो चुकी है और अपनी देखभाल खुद कर सकती है, इसलिए अब उसने मुझे पूरी तरह एक ही रूप में बना दिया। ऐसे ही समय बीता। रोशनी अब 19 साल की हो गई और एक दिन वो अपनी गाय माँ से बोली, माँ, मुझे घर के हालातों और इस गरीबी से निकलने के लिए शहर नौकरी करने जाना होगा। ठीक है बेटी, लेकिन वहां जाकर अपनी इस गाय माँ को मत भूल जाना। नहीं मेरी प्यारी माँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रोशनी नौकरी करने शहर चली गई। शहर जाकर कुछ समय बाद उसे एक सरकारी अधिकारी की पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई। रोशनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए अनुज को उससे प्यार हो गया। एक दिन वो रोशनी से बोला, तुम और लड़कियों के मुकाबले दिखने में बहुत खूबसूरत हो, साथ ही शर्मीली भी। तुम औरों की तरह मॉडर्न कपड़े भी नहीं पहनती। मुझे तुम्हारी यही खूबी भा गई है। वो मैं बस ऐसे ही। तुम उदास लग रही हो। अब लगता है तुम अपने परिवार को मिस कर रही हो। वैसे कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? और तुम्हारी माँ, वो भी उतनी ही खूबसूरत होंगी दिखने में जितनी कि तुम हो, है ना? ये सुनकर रोशनी घबरा गई और उसने अनुज से कहा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। अब एक हादसे में सबकी मौत हो गई, मैं अनाथ हूँ। अच्छा, सुनकर दुख हुआ। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। उनसे मिलकर तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आएगी। रोशनी अनुज के साथ उसके घर चली गई। उसका बड़ा सा घर देख रोशनी की आंखें चौंधी आ गई। उसकी सुंदर और स्टाइलिश माँ को देखकर रोशनी को अपनी गाय माँ की शक्ल याद आई। फिर उसने सोचा, नहीं, अगर मैंने इन्हें अपनी गाय माँ से मिलवाया तो अनुज मुझे छोड़ देगा। नहीं, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती। रोशनी अपनी गाय माँ को भूल गई। अनुज और रोशनी की शादी हो गई। अनुज एक बड़ा कलेक्टर बन गया। 5 साल बाद उसका तबादला नीलगंज गांव में ही हो गया। कार में जाते हुए रोशनी जंगल के पास बनी अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी को देखने लगी। क्या हुआ रोशनी, तुम इस झोपड़ी को क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ याद आ गया। अनुज अपनी पत्नी रोशनी के साथ सरकारी बंगले में रहने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज छुट्टी वाले दिन अनुज अपने बगीचे में पानी दे रहा था कि तभी वहाँ गाय आ गई। ओफो, ये गाय कहाँ से आ गई? मुझे तो इन जानवरों से सख्त नफरत है। ये कहकर अनुज ने डंडा उठाया और उस गाय को मारने लगा। दर्द के मारे वो गाय वहाँ से चली गई। अनुज ने अंदर जाकर ये बात रोशनी को बताई। ये सुनकर रोशनी गुस्से में आ गई। फिर शाम को वो छुपते छुपाते जंगल में बनी उस झोपड़ी में गई। रोशनी को अपने सामने देख वो गाय माँ फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटी, क्या इसीलिए मैं मरकर भी वापस तेरी परवरिश करने लौटी थी, ताकि तू मुझे ये दिन दिखाए कि तू मुझे भूल जाए, और अपनी इस गाय माँ को माँ बताने में तुझे शर्म आती है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और हाँ, दोबारा मेरे घर मत आना, समझी? ये कहकर रोशनी वहां से चली गई। लेकिन गाय माँ रोज रोज अपनी बेटी को देखने के बहाने वहां पहुंच जाती और अनुज गुस्से में उसे खूब मारता। एक रोज उसे अनुज मार ही रहा था कि तभी रोशनी गुस्से में वहां आई और बोली,
अब बस भी करो, क्यों रोज रोज जलील होने चली आती हो। वो ये कह रही थी कि तभी झाड़ियों से एक सांप आया और उसने रोशनी को डस लिया। ये देखकर अनुज घबराकर भागने लगा। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। फिर गाय माँ ने जल्दी से उसका सारा जहर चूस लिया। वो तड़पते हुए वहीं गिर गई, लेकिन रोशनी को होश आ गया। वो उठ खड़ी हुई। उसने अपनी माँ को ऐसे देखा तो रोने लगी। तभी अनुज भी 2 आदमियों को लेकर वहां पहुंचा। ये क्या? माँ आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बेटी, मर तो मैं कई साल पहले ही गई थी, लेकिन तेरी परवरिश के कारण मैं इस दुनिया में वापस गाय का रूप लेकर आई थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर मैं तुझे कैसे अपनी आंखों के सामने मरने देती। रोशनी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। ये नजारा देख अनुज की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर कुछ ही पल में गाय माँ ने अपना दम तोड़ दिया। रोशनी उस रोज खूब रोई। फिर अनुज के साथ उसने अपनी गाय माँ का अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही 2 साल बीत गए, लेकिन आज भी रोशनी अपनी उस गाय माँ को याद कर खूब रोती है और याद आने पर अपनी उस झोपड़ी में जाकर समय बिताती है, जहाँ आज सिर्फ वो खाली झोपड़ी थी, लेकिन उसमें रहने वाली उसकी गाय माँ नहीं।